जय हिंद साथियों। पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य किसी भी अध्यापक परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न लेकर के उपस्थित हैं। कल के वीडियो में हम लोग प्रश्न देखे थे, क्लास रीजन के लिए सहज अथवा स्वयं प्रकाश ज्ञान को किसने आवश्यक बताया है? तो क्रोचे ने बताया है, क्रोचे। अब इसकी व्याख्या के साथ हम लोग प्रारंभ करेंगे। कला सृजन के लिए सहज आवश्यक स्वयं प्रकाश ज्ञान को क्रोचे ने आवश्यक माना है। क्रोचे अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं। इन्होंने एस्थेटिक नामक ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ दो भागों में प्रकाशित हुआ। प्रथम भाग में सौंदर्य शास्त्र का सैद्धांतिक विवेचना और दूसरे भाग में सौंदर्य शास्त्र का इतिहास है। क्रोचे की मान्यता इस प्रकार है। पहला है अंतः प्रज्ञा और अभिव्यंजना में अभेद, यानी कोई भी भेद नहीं होना चाहिए। अभिव्यंजना आत्मिक क्रिया है, प्रत्येक अंतः प्रज्ञा कला है। कला सृष्टि केवल आंतरिक है, कला रूप में वस्तु में नहीं। कला अखंड है, सौंदर्य आंतरिक तत्व है। कला अंतः प्रज्ञा और अभिव्यंजना में अभेद संबंध है। कला वैयक्तिक है। कला के लिए है, उसका कोई प्रयोजन नहीं। प्रत्येक अंतः प्रज्ञा कला है। क्रोचे की इस मान्यता में अति व्याप्ति दोष है। अगला है कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, किसने कहा है? तो ये कहा है पंत जी ने। पंत जी ने काव्य को परिभाषित करते हुए लिखा है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। परिपूर्ण क्षण से उनका क्या तात्पर्य है, यह स्पष्ट नहीं होता। संभवतः उनका आशय भाव और भाषा की पूर्ण संगत तथा रचनाकार की तमन्यता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया है। छंदों के चुनाव के विषय में पंत जी लिखते हैं कि हिंदी का संगीत केवल मात्रिक छंदों में ही अपना स्वाभाविक विकास तथा स्वास्थ्य की संपूर्णता प्राप्त कर सकता है। बांग्ला भाषा का संगीत आलाप प्रधान होने से बांग्ला के छंद भी हिंदी कविता के लिए सम्यक वाहन नहीं हो सकते। पंत जी कहते हैं, कवित्त छंद मुझे ऐसा जान पड़ता है कि हिंदी का औरस जात नहीं, पोष्य पुत्र है। न जाने यह हिंदी में कैसे और कहाँ से आ गया। अक्षर मात्रिक छंद बांग्ला में मिलते हैं। हिंदी के उच्चारण संगीत की ये रक्षा नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है। सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है, किसने कहा है? तो ये कालरीज ने कहा है। सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है, यह कथन अंग्रेजी साहित्यकार सैमुअल टेलर कालरीज का है। लोजाइनस के अनुसार इनमें से महान काव्य का उत्पत्ति कारक है। लोजाइनस के अनुसार इनमें महान काव्य का उत्पत्ति कारक है, तो वो है आत्मिक भव्यता।
लुजाइनस के अनुसार महान काव्य की उत्पत्ति का कारक आत्मिक भव्यता है। इनकी काव्य शास्त्रीय स्थापना उदात्त सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध है, जिसको इन्होंने अपने ग्रंथ पेरियुप्सुस या पेरिहुप्सुस में प्रतिष्ठित किया है। लुजाइनस अपने उदात्त विचार को आत्मा की भव्यता कहते हैं। वे कहते हैं उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। विचारों की भव्यता के बिना महान और अमर रचना की सृष्टि वे संभव नहीं मानते। हमारे सबसे मधुर गान वे हैं जिनमें विषादपूर्ण भाव यानी दुखपूर्ण भाव व्यक्त किए जाते हैं। यह पंक्ति किसकी है? तो इस पंक्ति है शैली की। हमारे सबसे मधुर गान वे हैं जिनमें विषादपूर्ण भाव व्यक्त किए जाते हैं, पंक्ति शैली की है। आलोचना को कला का सजगता किसने कहा है? तो ये कहा है मिडिलटन मरे ने। मिडिलटन मरे ने कहा है कि कला यदि जीवन की सजगता है तो आलोचना कला की सजगता है। कला जीवन की सजगता है तो आलोचना कला की सजगता है। लुजाइनस ने उदात्त के कितने स्रोत का उल्लेख किया है? तो 5 स्रोतों का उल्लेख किया है। लुजाइनस ने अपनी कृति पेरियुप्सुस में औदात्य पर आधारित विचार, भाव, भाषा, अलंकार आदि को दिया। यानी विचार, भाव, भाषा, अलंकार आदि को काव्य के लिए उचित घोषित किया है। उन्होंने उदात्त की विवेचना में लुजाइनस ने उदात्त काव्य रचना के 5 तत्व बताए हैं। वे इस प्रकार हैं। पहला है महान और पुष्ट विचारों की धारण की क्षमता। दूसरा है प्रबल भावावेग की प्रबलता। तीसरा है अलंकारों की समुचित योजना। चौथा है अभिजात पद रचना। पांचवा है गरिमा और ऊंचाई का समग्र प्रभाव। चिंता एक है वाक्यांश में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु सही शब्द। तो चिंता एक आदि है। मानसिक पीड़ा की संज्ञा आदि है, जबकि शारीरिक पीड़ा को व्याधि कहते हैं। अतः चिंता एक मानसिक पीड़ा है। कष्ट प्रायः शारीरिक होता है, किंतु अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। रग यानी नस की व्याधि रोग होती है। रग यानी नस की व्याधि को रोग कहलाती है। इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि के बारे में यह टिप्पणी की है? तो ये की है घनानंद के लिए। घनानंद की प्रशंसा करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि इनकी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता एवं माधुर्य भी अपूर्व ही है। विप्लव श्रृंगार यानी वियोग श्रृंगार की अधिकतर उन्होंने लिखा है। ये श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। प्रेम का पीर को लेकर ही इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का
ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जम्बादिनी का ऐसा दावा रखने वाले ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। अगला प्रश्न है, प्रिंसिपल ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया है? तो ये किया है चंडी प्रसाद सिंह ने। अगला प्रश्न है, चंडी प्रसाद सिंह द्वारा 1886 में लिखित युवराज की यात्रा शीर्षक से लिखा गया जो खड़ग विलास प्रेस बांकीपुर से प्रकाशित हुआ था। इस रचना में उन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का जीवंत रूप से चित्रण किया है। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार इतिहास की प्रधानता इसमें जरूरी है, पर सूक्ष्म ब्यौरे आधुनिक रिपोर्टार जैसा ही दिए गए हैं। हाँ, शैली में प्रभाव व्यंजना की ओर ध्यान कम है, पर महत्वपूर्ण बात तो उस कला में इस ढंग से विस्तृत की उपस्थिति ही है। लोजाइनस ने उदात्तता का विवेचना किस ग्रंथ में किया है? तो किया है ऑन द सबलाइम। पश्चात काव्यशास्त्री लोजाइनस ने अपने उदात्त सिद्धांत का विवेचना ऑन द स्लाइम ग्रंथ में किया है। उदात्त का सर्वप्रथम निरूपण केकिलियुस ने किया था। लोजाइनस ने उदात्त का मूल उद्गम कवि प्रतिभा माना है और कहा है कि कवि प्रतिभा बिजली की तरह कौंधती है और पाठक को अभिभूत कर लेती है। ऐसी स्थिति में पाठक वेदांतर शून्य हो जाता है। किस पश्चात विचारक ने कला और सहजानुभूति को अभिन्न माना है? तो हैं बेनेडितो क्रोचे, यानी क्रोच से भी याद कर सकते हैं। पश्चात विचारक बेनेडितो क्रोचे ने कला और सहजानुभूति को अभिन्न माना है। पश्चात काव्यशास्त्र में इनका अभिव्यंजना सिद्धांत प्रसिद्ध रहा है, जिसकी व्याख्या इन्होंने आत्मवादी दर्शन के आधार पर करके सौंदर्य तत्व की व्याख्या की। नवीन समीक्षा के केंद्रक में कौन है? तो नवीन समीक्षा के केंद्रक में क्या है? तो कृति है। नई समीक्षा न्यू क्रिटिसिज्म 20 यानी 20वीं शताब्दी के आरंभ में अमेरिका और यूरोप का एक महत्वपूर्ण काव्य आंदोलन रही। नई समीक्षा रचना या कृति का केंद्र में रखती है, न कि कृतिकार रचनाकार को। पहली बार नई समीक्षा शब्द का प्रयोग स्पिनगार्न ने द न्यू क्रिटिसिज्म शीर्षक से अपने व्याख्यान में किया है। नई समीक्षा को स्वीकृति देने का श्रेय जॉन क्रो रैनसम को है, जिन्होंने अपने पुस्तक द न्यू क्रिटिसिज्म में इसकी व्याख्या किया है।
अगला प्रश्न है, वस्तु, घटना, व्यापार, गुण, विशेषता, विचार आदि साकार निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को कवि किसके द्वारा प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राही बनाता है? तो वह है बिंब के द्वारा। बिंब के द्वारा कवि वस्तु, घटना, व्यापार, गुण, विशेषता, विचार आदि साकार निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है। अगला प्रश्न है, प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक कौन थे? तो वो थे जीन मोरे। प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक जीन मोरे हैं। वस्तुतः ग्रीक मूल के कवि जीन मोरे यानी मोरी आस ने फ्रांसीसी अखबार फिगारो में द सिम्बोलिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित करते हुए प्रतीकवाद की घोषणा किया। इस घोषणा के कुछ वर्षों बाद अल्बर्ट ओरिएट ने अपने लेख के द्वारा प्रतीकवाद को स्पष्ट किया। छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है? तो छायावाद लेखक की पुस्तक के लेखक हैं नामवर सिंह। नामवर सिंह हिंदी साहित्य के यशस्वी आलोचक हैं। इन्होंने छायावाद शीर्षक से एक महत्वपूर्ण आलोचना ग्रंथ लिखा है। इनके अन्य ग्रंथों में हिंदी के विकास में अपभ्रंश का युग, इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, कहानी, नई कहानी तथा कविता के नए प्रतिमान हैं। जाति का विनाश पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो वो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जाति का विनाश अंबेडकर द्वारा रचित पुस्तक जो दलित साहित्य की मार्गदर्शक रही। अन्य पुस्तकें हैं द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, हु आर शूद्रास, बुद्धा एंड हिज धम्मा, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, राइस एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमन। धर्म कथा, पुरावृत्त या पुरा कथा के लिए आलोचना की शब्दावली में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? वह है मिथक। मिथक शब्द का प्रयोग हिंदी की आलोचना में धर्म कथा, पुरावृत्त एवं पुरा कथा के लिए होता है। मिथक शब्द यूनानी के माइथोसिस, लैटिन के मिथस और जर्मनी के मिथोस का पर्याय है। वस्तुतः यह परंपरागत या अनुश्रुत कथा है, किसी अतिमानवीय तथाकथित प्राणी या घटना से संबंध रखती है। अगला प्रश्न है, सर्वोदय ट्रस्टीशिप के सिद्धांत किस दर्शन के आधार पर माने जाते हैं? तो गांधीवाद के। सर्वोदय और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत गांधीवाद के आधार पर माने गए हैं। एकात्म मानववाद का पूर्ण वैज्ञानिक विवेचना पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किया था। लोकतांत्रिक समाजवाद, चौखंबा राज्य का संबंध राम मनोहर लोहिया से है।
प्रश्न है लिरिकल वायलेंस से पश्चात काव्य में किस वाद का प्रवर्तन होता है? तो होता है स्वच्छंदतावाद। लिरिक वायलेंस से पश्चात काव्य में स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तन होता है। 1798 में कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ की कविताओं का संग्रह लिरिकल वायलेंस प्रकाशित हुआ। इस संस्करण की संक्षिप्त भूमिका एडवर्ड टीजमेंट शीर्षक से वर्ड्सवर्थ ने लिखी। 1800 ईस्वी में लिरिकल वायलेंस का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ, जिसकी लंबी भूमिका वर्ड्सवर्थ ने लिखी। इस भूमिका में काव्य और काव्य भाषा पर वर्ड्सवर्थ की व्यक्तिगत मान्यताओं का प्रतिमान है। इस भूमिका को स्वच्छंदतावाद का घोषणा पत्र माना जाता है। यह भूमिका प्रीफेस टू लिरिकल वायलेंस के नाम से प्रसिद्ध है। लिरिकल वायलेंस के 4 संस्करण प्रकाशित हुए। 1798, 1800, 1802, 1815 ईस्वी में। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? तो इसमें दिया है, दोनों आपको दिया है, बी और सी, यानी राम नरेश त्रिपाठी और श्रीधर पाठक। व्याख्या से समझ लेते हैं। 1887 में प्रकाशित श्रीधर पाठक की मौलिक काव्यकृति जगत सच्चाई सार और 1904 में छपी कश्मीर सुषमा में स्वच्छंदतावादी भावनाभूति और कल्पना रंजित दृश्य प्रसार के मधुर एवं कवित्वपूर्ण चित्र दर्शनीय हैं। श्रीधर पाठक की स्वर्गीय वीणा कविता में प्रकृति की गतिमयता परोक्ष दिव्य संगीत की ओर रहस्यमय संकेत करती है। डॉक्टर नागेंद्र ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रीधर पाठक को आधुनिक काव्यधारा में सच्चे स्वच्छंदतावादी के प्रवर्तक के रूप में स्वीकार किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राम नरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे, माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, गुरु भक्त सिंह यानी भक्त, उदय शंकर भट्ट प्रभृति कवियों की मान्यता दी और इस प्रकार की सच्ची नैसर्गिक स्वच्छंदता के लिए स्वच्छंदतावाद संज्ञा प्रदान की। चूँकि विकल्प में 2 उत्तर श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी सही हैं, यह कारण है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने अपने तृतीय संशोधित कुंजिका में इस प्रश्न का मूल्यांकन से बाहर कर दिया। चलिए, इससे कोई मतलब नहीं है। अगला प्रश्न है, रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उपयुक्त व्याख्या में हम लोग देख चुके हैं इस प्रश्न को। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में इसके आगे प्रश्न लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।